आप सबको एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको हम छंद बताएंगे। छंद किसे कहते हैं और छंद के कितने प्रकार होते हैं, और फिर उसके बाद छंद के प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आप एक एक हेडिंग आराम से लिखिए और समझते चलिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं छंद हेडिंग। छंद किसे कहते हैं ये आप लोग समझिए। तो आप लोग हेडिंग लिखिए छंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कक्षा 10 और 12 में जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी और 12 में भी। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि छंद किसे कहते हैं। उसके बाद छंद किसे कहते हैं ये लोग आप जान जाएंगे। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रश्न हम आपको आज बहुत ही डिटेल से बताएंगे। आप लोग बस धैर्य बना करके अच्छी तरह से समझें। तो हेडिंग लिखेंगे छंद। अब छंद किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप लोग समझें। तो परिभाषा है जिस रचना में आप लोग अच्छे से लिखे। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, कक्षा 10 और 12 के जो स्टूडेंट हैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग राइटिंग पर ध्यान दें। राइटिंग पर भी ध्यान दें जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिले। आप लोग अच्छा लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग कम अच्छी रहेगी तो आपको कम नंबर मिलेंगे। तो इसलिए परिभाषा जो भी लिखिए, जो भी शब्द लिखिए, जो भी वाक्य लिखिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी राइटिंग अच्छी रहे। तो छंद किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा है जिस रचना में मात्रा, जिस रचना में, पहले वर्ण लिखिए, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, कमा लगा दीजिए, वर्ण, मात्रा, यति, कमा लगा दीजिए, गति, आदि को ध्यान में रखकर रचना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। उसे छंद कहते हैं। तो ये छंद की परिभाषा हुई। परिभाषा क्या है एक बार भैया आप लोग फिर अच्छे से समझ लें कि जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि को ध्यान में रखकर रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। जिस रचना में, अच्छा यहां में लिख देते हैं, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि को ध्यान में रखकर रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। तो ये हमारी छंद की परिभाषा होगी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक बात और बता दें कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण समझ लीजिए, ये जो वर्ण लिखा है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आप लोग थोड़ा सा समझ ले जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण की परिभाषा है कि भाषा सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को छंद कहते हैं। वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। वर्ण कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अगर ये कोई पूछता है तो ये लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद आपको ये भी बता दें मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा के बारे में भी आप लोग समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा किसे कहते हैं इसके लिए आप लोग ध्यान से समझें। वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न वर्ण से संबंधित। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये मात्रा की परिभाषा हुई और वर्ण की। अब यति क्या है, यति का मतलब क्या होता है कि यति की परिभाषा ये समझें कि जैसे हम कोई छंद पढ़ रहे हैं और अधिकांश छंदों में आप लोग ध्यान दें 4 चरण होते हैं। जब हम एक चरण पढ़ लेते हैं तो कुछ देर रुक करके तब दूसरा चरण पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो जो थोड़ी देर का विराम होता है वो क्या कहलाता है, यति। तो इसे समझेंगे कैसे कि चरणों के उच्चारण में, चरणों के उच्चारण में जब हम थोड़ी देर के लिए रुक कर उच्चारण करते हैं तो उसे यति कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चरणों के उच्चारण में जब हम थोड़ी देर के लिए रुक कर उच्चारण करते हैं तो उसे यति कहते हैं। जैसे हम पहला चरण पढ़े तो थोड़ी देर के लिए रुक गए, तो जब पहला चरण पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, यति। अब गति किसे कहते हैं, इसको देखो भैया आप लोग। गति का मतलब होता है कि किसी काम को जिस तरीके से समयानुसार हम कर रहे हैं उसी समय के अनुसार हम लगातार करते जाएं तो वो हमारी गति कहलाती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम 20 की स्पीड में जा रहे हैं तो हमेशा 20 की स्पीड में ही जा रहे हैं तो हमारी क्या कहलाती है, गति। किसी कविता को हम पढ़ रहे हैं, जिस गति से जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, गति। तो गति का मतलब होता है, गति का मतलब होता है तेजी, तेजीपन या धीमापन।
अब दोनों इसमें हो सकता है। अगर आप तेजी से पढ़ रहे हैं तो आप तेजी से पढ़ते जाएं, अगर आप धीमे गति से पढ़ रहे हैं तो धीमी गति से पढ़ें, तो वो आपकी गति कहलाएगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में बात आ गई होगी। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, इन शब्दों को जब हम ध्यान में रख करके रचना करते हैं तो उसे छंद कहते हैं। अब छंद के प्रकार आपको बताए हम। आप लिखिए, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। छंद के प्रकार, ठीक बात। अब छंद के प्रकार की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो उसका नाम आप लिखिए। नंबर 1 मात्रिक छंद, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये, मात्रिक छंद। और दूसरा है वर्णिक छंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णिक छंद। और तीसरा है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक है, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसे लिख लें। अब आपको हम एक एक करके प्रत्येक तीनों छंद के उदाहरण और परिभाषा दोनों बताएंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए मात्रिक छंद। मात्रिक छंद लिखिए। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, ये हेडिंग, इसे आप लोग लिख लीजिए, आप मिटाने चल रहे हैं। आप लोग बहुत आराम से पढ़िए, जो ना समझ में आप जरूर कमेंट करिए। तो जो पहला छंद है वो है मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान से समझें। तो यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 लिखिएगा मात्रिक छंद। बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये, मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं, आप लोग इसका परिभाषा और उदाहरण देखें। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि जिस रचना में मात्राओं की गणना की जाती है। अब गणना वाला होता है गिनती, गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो ये परिभाषा है मात्रिक छंद की। जिस रचना में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे, अच्छा, मात्रिक छंद में कोई उदाहरण पूछे, जैसे बताइए कि जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें, तो आप बताइए। जैसे दोहा, दोहा कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। और सोरठा, ये भी कैसा छंद है, मात्रिक छंद है, आदि। तो ये दोहा सोरठा हमारे मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। मात्रिक छंद आपके समझ में आ गया। अब दूसरा है वर्णिक छंद। अच्छा, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, हेडिंग लिखिएगा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि जिस रचना में वर्णों की गणना की जाती है
गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद की परिभाषा क्या है? जिस रचना में वर्णों की गणना की जाती है, गणना मतलब गिनती, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अगर कोई पूछे कि इसका उदाहरण दीजिए आप, जैसे, तो आप लिखिए इसके उदाहरण में, जैसे मालिनी, एक छंद है मालिनी, तो ये मालिनी वर्णिक छंद है। और इंद्र वज्र, ये भी वर्णिक छंद है आदि। तो मालिनी और इंद्र वज्र ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा और सोठा, और भी है, लेकिन आपको दो दो उदाहरण बताया जा रहा। अब तीसरा है, तीसरा आपका जो छंद है वो है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। अब कोई पूछे कि भैया मुक्तक छंद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है, जिस रचना में, बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको लिखाने की कोशिश करेंगे, जिस रचना में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है, नहीं होता है, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अच्छा, कोई ये भी पूछ सकता है कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, ना तो उसमें मात्राओं की गणना की जाती है और ना ही वर्णों की, चाहे जितने मात्रा रहे और चाहे जितने वर्ण रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध, कोई बाध्यता नहीं रहती है। तो अगर कोई ऐसा छंद है तो क्या कहलाता है? मुक्तक छंद। अब जैसे यहां पर आपको उदाहरण एक लिख दे रहे हैं, जैसे एक उदाहरण है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। अब इसमें आप लोग ध्यान दें, इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, ना तो मात्राओं की बाध्यता है और ना ही वर्णों की। और ये किसके द्वारा लिखा गया, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ये भी बता दें कि इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी की कविता है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में मात्राओं की गणना की जाती है या जिस रचना में मात्राओं की गिनती की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा और सोठा। और वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में वर्णों की गिनती की जाती है। अच्छा, गणना मतलब ये होता है, गिनती मतलब ये होता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, किस चरण में कितनी मात्राएं हैं, वो निश्चित होती हैं। जैसे दोहा और सोठा, दोहा और सोठा में एक निश्चित मात्रा होती है, तभी वह दोहा और सोठा कहलाएगा। जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा में भी मात्राओं की संख्या निश्चित है और सोठा में भी मात्राओं की संख्या निश्चित है, इसलिए ये दोनों मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है वर्णिक छंद।
जिस रचना में वर्णों की गणना की जाती है अर्थात वर्णों की गिनती की जाती है वहां पर वर्णिक छंद होता है। तो मालिनी एक वर्णिक छंद है। मालिनी में वर्णों की संख्या निश्चित होती है तभी वह मालिनी होगा। और इंद्रवजा में भी इसमें वर्णों की संख्या निश्चित है तभी वह क्या कहलाएगा, इंद्रवजा। तो इसमें मालिनी और इंद्रवजा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है इसलिए ये वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब तीसरा है मुक्तक छंद। इसमें किसी प्रकार की जिस रचना में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। तो एक निराला जी की कविता है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो इस रचना में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, न तो मात्रा की बाध्यता है कि इसमें इतनी मात्रा होनी चाहिए, न ही वर्णों की मात्रा है कि इसमें इतनी मात्रा होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए ये मुक्तक छंद के अंतर्गत आती है। तो आज आप लोग क्या क्या पढ़े, छंद किसे कहते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी का परिभाषा और उदाहरण। अब आपको हम कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वीडियो। तो आपको एक एक मात्रिक छंद बताएंगे और उसमें आपको मात्रा भी बताएंगे कि इसमें मात्राओं को कैसे निकाला जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। हाँ, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आप लोग ध्यान से देखें। और अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें 100% है कि हाई स्कूल में और इंटर में दोनों बोर्ड परीक्षा पेपर में प्रश्न आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ें समझें और जो ना समझ में आए उसे आप लोग कमेंट करिए। तो आज हम जितना पढ़ाए हैं इतने में आपको जो भी प्रश्न ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट करिए। हम अगला वीडियो उसके लिए बनाने की कोशिश करेंगे और जरूर बनाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये भी लिखिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप जरूर लिखिए। और आपकी क्या जरूरत है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप लोग लिखें, उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक बार फिर अपना वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबको अपनी तरफ से नमस्ते करता हूं।